सूरजकुंड झील कहाँ पर स्थित है? तो क्वेश्चन पूछा गया है कि सूरजकुंड झील आपसे पूछी गई है, सूरजकुंड झील आपकी कहाँ पर स्थित है? तो मेरे प्यारे साथियों, बात करें सूरजकुंड झील की, तो सूरजकुंड झील जो है वह आपकी फरीदाबाद यानी हरियाणा में स्थित है। फरीदाबाद इसमें बी विकल्प यानी हरियाणा आपको विकल्प बी में दिया गया है। यहाँ पर बी विकल्प जिन बच्चों ने चुना है बिल्कुल सही चुना है। बी विकल्प आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। बात करते हैं भारत में स्थित कुछ महत्वपूर्ण झीलों के बारे में जहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। पहला है आपका चिल्का झील, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। चिल्का झील कहाँ पर स्थित है? चिल्का झील आपकी पूरी उड़ीसा राज्य में स्थित है। बात करते हैं आपका कोलेस झील की, तो कोलेस झील कहाँ पर है? विजयवाड़ा आपकी आंध्र प्रदेश में स्थित है। कौन सी? कोलेस झील ही बहुत ज़्यादा है, इंपॉर्टेंट है। आरपीएफ परीक्षा 2019 में ये क्वेश्चन पूछा भी गया था। बात करते हैं सोन झील की, तो सोन झील जो है आपकी आपका करीमगंज में स्थित है यानी असम राज्य में आपकी स्थित हो जाएगी। महाराणा प्रताप झील की बात करें तो महाराणा प्रताप झील आपकी कांगड़ा यानी हिमाचल प्रदेश में स्थित है, आपको पता होना चाहिए। ये क्वेश्चन भी आपका कांस्टेबल वाली परीक्षा में पूछा गया था। वेवनाड झील इंपॉर्टेंट है, एसएससी में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। केरल राज्य में स्थित है, एसएससी का फेवरेट क्वेश्चन है ये, आपसे एसएससी बहुत इस क्वेश्चन को पूछती है। बात करते हैं हरि के आपका आई भूमि की, तो आपकी फिरोजपुर आपकी पंजाब में स्थित है, आपको इसके बारे में भी पता होना चाहिए। अगला है आपकी शेषनाग झील, तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। शेषनाग झील आपकी जम्मू कश्मीर में स्थित है। 100% इस झील के आने के चांसेस बन जाते हैं, तो आपको इस झील के बारे में इंपॉर्टेंट जानकारी के साथ साथ महत्वपूर्ण पता भी ना होना चाहिए, क्योंकि ये झील आपके लिए बहुत ज़्यादा गोल्डन होने वाली है। तो इस झील को आप क्या कर सकते हो? नोट कर सकते हो। शेषनाग झील कहाँ पर स्थित है? आपकी जम्मू कश्मीर में स्थित है। मानस बल झील की बात करें तो आपका गादरबन यानी जम्मू कश्मीर में स्थित है, ये भी इम्पोर्टेंट है, आपको इसके बारे में भी पता होना चाहिए। और आपकी अगला है सूर सागर झील, तो सूर सागर झील कहाँ पर है? आपकी गुजरात में स्थित है। तो भारत में स्थित कुछ महत्वपूर्ण झीलें थी जहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को आपकी परीक्षा में मिल सकता है, तो आपको इन झीलों के बारे में पता होना चाहिए, ये भी आपके लिए सेलेक्टेड हो जाती हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है पानीपत का तीसरा युद्ध कहाँ पर लड़ा गया था? तो बताइए पानीपत जो जगह है या पानीपत का जो तीसरा युद्ध हुआ था वह आपका कहाँ पर हुआ था? ये क्वेश्चन आपसे सीधा पूछा जा रहा है। तो मेरे प्यारे साथियों, बात करें पानीपत के तीसरे युद्ध की, तो पानीपत का जो तीसरा युद्ध हुआ था वह आपका हरियाणा में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? पानीपत जो जगह है वह आपकी हरियाणा में है, यानी हरियाणा में पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था। इसमें बी विकल्प में आपको सही जवाब दिया गया है। जिन बच्चों ने विकल्प बी को चुना है बिल्कुल सही चुना है, बी विकल्प के साथ यहाँ पर आपका करेक्ट जवाब होगा। तो सभी बच्चों को पता होता है कि पानीपत के 3 युद्ध हुए थे और तीनों महत्वपूर्ण युद्ध हैं जहाँ से क्वेश्चन आपको अक्सर आपके एग्जाम में देखने को मिलता है। तो बात करते हैं पानीपत के तीनों युद्धों के बारे में। पानीपत का प्रथम युद्ध, बात करें पक्ष की कि किस किस के बीच लड़ा था, तो ये आपका इब्राहिम लोदी और विरुद्ध कौन थे? बाबर। इसके विरुद्ध इब्राहिम लोदी के विरुद्ध कौन थे? बाबर थे। इस युद्ध का परिणाम क्या रहा था? तो प्रथम जो युद्ध था आपका, इसका परिणाम जो रहा था, इसमें बाबर क्या है? जीत गया था। क्या जीत गया था? बाबर जीत गया था। और ये युद्ध हुआ कहाँ पर था? तो ये युद्ध जो हुआ था पानीपत यानी हरियाणा राज्य में हुआ था। बात करते हैं डेट क्या थी, तो आपकी 21 अप्रैल 1526। 21 अप्रैल 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। ये डेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सभी बच्चों को जो है करेक्ट डेट के बारे में नहीं पता होता, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ, तो पानीपत का प्रथम युद्ध आपकी करेक्ट डेट होगी 21 अप्रैल 1526, क्योंकि 1526 तो सभी बच्चों को याद रहता है मगर 21 अप्रैल सभी बच्चों को याद नहीं रहता। तो आपको याद कर कर जाना होगा। पानीपत के प्रथम युद्ध से रिलेटिव एक कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट थे। पक्ष कौन थे यानी किस किस के बीच लड़ा था, तो इब्राहिम लोदी के विरुद्ध और बाबर ने लड़ा था। बात करते हैं परिणाम क्या था, तो इसमें बाबर जीत गया था, आपको पता होना चाहिए। वहीं पर अगर हम बात करें पानीपत के दूसरे युद्ध की, तो पानीपत के दूसरा युद्ध जो लड़ा गया था हेमू के खिलाफ अकबर, यानी हेमू के और अकबर के बीच जो लड़ा गया था आपका पानीपत का दूसरा युद्ध लड़ा था। इसमें परिणाम क्या था? मुगल विजय, यानी आपका अकबर क्या हो गया था? इसमें विजय हो गया था। स्थान कौन सा था? तो स्थान आपका पानीपत हरियाणा ही था। और वर्ष कौन सा था? तो किस वर्ष पानीपत का दूसरा युद्ध लड़ा गया? तो 5 नवंबर आपका 1556। 1556 तो पता है मगर 5 नवंबर नहीं पता है। तो पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ था? दूसरा युद्ध हुआ था आपका 5 नवंबर 1556 को पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था। इसी के साथ साथ बात करते हैं पानीपत के तीसरे युद्ध की। पानीपत का तीसरा युद्ध जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आपको आपके एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं।
जैसे पानीपत के जो तीसरे युद्ध के बीच पक्ष कौन कौन थे, तो मराठा साम्राज्य और आपका दुर्गानी साम्राज्य अफगानिस्तान का, इसमें पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था। बात करते हैं इसका नतीजा यानी परिणाम क्या था, तो अफगानिस्तानी जो थे इसमें आपके जीत गए थे। और ये युद्ध हुआ कब था, तो 14 जनवरी आपका उन 1761 को, 14 जनवरी 1761 को आपका युद्ध हुआ था। आपको पता होना चाहिए स्थान क्या था, तो पानीपत हरियाणा आपका इसका स्थान था। तो ये कुछ आपके पानीपत के तीनों महत्वपूर्ण युद्ध दिए गए हैं, जहाँ से संबंधित आपको अक्सर आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलता है और एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। मेरे प्यारे साथियों, अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, वरना इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है और यूट्यूब चैनल के नाम से ही आपका टेलीग्राम चैनल है। वीडियो के आप क्या कर सकते हो, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, जिससे कि हमारी आने वाली पीडीएफ सबसे पहले आप पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन भी कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल और पीडीएफ का लिंक आपका दोनों का वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से जाकर आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो या स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। तो मेरे प्यारे साथियों, पानीपत की जो तीनों डेट हैं, इनके युद्धों की तीनों डेट हैं, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। पहला जो हुआ था आपका 21 अप्रैल 1526 को हुआ था, इम्पोर्टेंट डेट। दूसरा जो हुआ था 5 नवंबर आपका 1556 को हुआ था, करेक्ट डेट आपको होनी चाहिए। और तीसरा 14 जनवरी आपका 1761 में हुआ था। तो तीनों युद्धों के बारे में आपको पता होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपको अक्सर आपके एग्जाम में देखने को बन जाता है। बढ़ते हैं आगे, अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, सोरा किस देश की संसद का नाम है। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, संसद के नाम से रिलेटिव भी आपके कई क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। जैसे क्वेश्चन है, सोरा किस देश की संसद का नाम है। तो सोरा किस देश की संसद का नाम है, आपको पता होना चाहिए। सोरा सोरा किस देश की संसद का नाम है, तो सोरा जो है अफगानिस्तान की संसद का नाम है। यानी इसमें सही जवाब क्या होगा, अफगानिस्तान, इसमें ए विकल्प के साथ आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण देश और उनकी संसदों के नाम के बारे में। जैसे अफगानिस्तान की संसद, यानी अफगानिस्तान में जो, जैसे हमारी भारत में संसद है, तो संसद को क्या कहा जाता है, तो अफगानिस्तान में जो संसद को जाना जाता है सोरा के नाम से जाना जाता है। वहीं पर लावीनिया की बात करें तो यहाँ पर संसद को क्या कहा जाता है, यहाँ पर पीपुल्स असेंबली कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पीपल्स असेंबली कहा जाता है। और मेरे प्यारे साथियों, ये सभी सेलेक्टेड देश होने वाले हैं, जहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, यहाँ से अक्सर आपको क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिले। बात करें हैं चीन में, तो चीन में जो संसद को कहा जाता है आपका नेशनल पीपल्स असेंबली के नाम से संसद को जाना जाता है। ब्रिटेन की बात करें तो ब्रिटेन में आपका पार्लियामेंट के नाम से जाना जाता है। ब्राज़ील की बात करें यहीं पर, तो नेशनल कांग्रेस के नाम से आपके ब्राज़ील में जाना जाता है। ब्राज़ील आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। बात करें बांग्लादेश में, तो बांग्लादेश को में जो संसद को कहा जाता है आपका जातीय संसद। बांग्लादेश में संसद को जातीय संसद के नाम से जाना जाता है। ऑस्ट्रिया की बात करें तो यहाँ पर नेशनल असेंबली हो जाएगी। अर्जेंटीना की बात करें तो यहाँ पर नेशनल कांग्रेस होगा। और अल्जीरिया में नेशनल पीपल्स असेंबली के नाम से संसद को जाना जाता है। तो भारत में स्थित आपको पता होना चाहिए, जैसे संसद में जाना जाता है उसी प्रकार अन्य देशों में किस किस नाम से जाना जाता है। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट फैक्ट है, यहाँ से भी क्वेश्चन आपको आपकी परीक्षा में देखने को मिल जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपके लिए क्या इम्पोर्टेंट है। अगला है, वंशानुगत विषयों से संबंधित का अध्ययन कहलाता है। यानी जो वंशा जो आपके गत होते हैं उन पर विषय के बारे में अगर हम अध्ययन करना चाहते हैं तो वह आपका क्या कहलाता है, तो वह जो कहलाता है आपका जेनेटिक्स कहलाता है। क्या कहलाता है, जेनेटिक्स कहलाता है। यानी पहला विकल्प आपका सही जवाब दिया है। जिन बच्चों ने पहले विकल्प को चुना है बिल्कुल सही चुना है, पहला विकल्प यहाँ पर आपका करेक्ट जवाब होगा। तो बात करते हैं विज्ञान की कुछ महत्वपूर्ण शाखाओं के बारे में और उनके अध्ययनों के बारे में, जहाँ से आपसे क्वेश्चन बन सकता है और इम्पोर्टेंट भी हो जाते हैं। जैसे हड्डियों का अध्ययन, हड्डियों का अध्ययन आप पहला स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका, या आप डाउनलोड तो कर ही लोगे। तो हड्डियों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो ओस्टियोलॉजी। हड्डियों का अध्ययन क्या कहलाता है, हड्डियों का अध्ययन आपका ओस्टियोलॉजी कहलाता है। बात करें मिट्टी का अध्ययन तो पेंडोलॉजी। क्या कहलाता है, पेडोलॉजी। पेडोलॉजी क्या कहलाता है, पेडोलॉजी मिट्टियों का अध्ययन। बात करें यू रेनिस सिस्टम का अध्ययन जो कहलाता है आपका यूरोलॉजी कहा जाता है। क्या कहलाता है, यूरोजी कहलाता है। विषाणुओं का अध्ययन क्या कहलाता है, इंपॉर्टेंट है। विषाणुओं का अध्ययन आपका वायरोलॉजी कहलाता है। क्या, विषाणुओं का अध्ययन वायरोलॉजी, विषाणुओं का अध्ययन वायरोलॉजी।
आपका प्रतिरक्षा विज्ञान का अध्ययन इम्यूनोलॉजी आपका कहलाता है। आगे है आपका मांसपेशियों का अध्ययन, तो मांसपेशियों का अध्ययन क्या कहलाता है? मायोलॉजी। मायोलॉजी क्या कहलाता है? मायोलॉजी आपका मांसपेशियों का अध्ययन कहलाता है। भ्रूण का अध्ययन एम्ब्रियोलॉजी आपका कहलाता है। कीटों के अध्ययन की बात करें तो एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी क्या कहलाता है? एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी क्या कहलाता है? कीटों का अध्ययन कहलाता है। तंत्रिका तंत्र का अध्ययन क्या कहलाता है? तो न्यूरोलॉजी आपका तंत्रिका तंत्र का अध्ययन कहलाता है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण विज्ञान की शाखा दी गई हैं जहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है और ये टॉपिक एग्जाम की दृष्टि से भी बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। मेरे प्यारे साथियों, अगर आपने अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर नहीं किया है, अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर जरूर कर दें। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत अफगानिस्तान के साथ कितनी सीमा साझा करता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से भी क्वेश्चन आपको अक्सर आपके एग्जाम में देखने को मिले हैं। बात करें भारत अफगानिस्तान के साथ, तो भारत जो अफगानिस्तान के साथ सीमा साझा करता है मेरे प्यारे साथियों, 106 किलोमीटर। 106 किलोमीटर का सीमा साझा करता है, यानी सी विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं अफगानिस्तान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट के बारे में। अफगानिस्तान की राजधानी क्या है बताइए? अगर क्वेश्चन पूछा जाए अफगानिस्तान की राजधानी, तो काबुल क्या है आपकी अफगानिस्तान की आपकी क्या है? राजधानी है। मुद्रा की बात करें तो आपका अफगानी क्या है? आपकी अफगानिस्तान की मुद्रा है। वहीं पर बात करें भारतीय अफगानिस्तान सीमा, जो आपकी भारत और अफगानिस्तान के बीच की सीमा है, क्या कहलाती है? तो ड्यूरंड रेखा के नाम से इसे जानते हैं। किस नाम से? ड्यूरंड रेखा के नाम से जानते हैं। भाषा क्या है? आपकी दारी और पाश्तो यहाँ पर आपकी राष्ट्रीय भाषा हो जाएंगी। राष्ट्रीय खेल की बात करें तो बुर्ज कासी आपका अफगानिस्तान का राष्ट्रीय खेल है। प्रांत या राज्य की बात करें तो इसमें कुछ 34 प्रांत है। सीमा की बात करें तो हमने कर ली है, 106 किलोमीटर सीमा लगती है भारत के साथ। औपचारिक नाम क्या है? इस्लामी अमीरात का अफगानिस्तान। इस्लामी अमीरात का अफगानिस्तान इसका औपचारिक नाम है। आज़ादी दिन, यानी अफगानिस्तान आज़ाद कब हुआ था? तो अफगानिस्तान आज़ाद जो हुआ था वह आपका 19 अगस्त 1919 को, 19 अगस्त 1919 को अफगानिस्तान आज़ाद हो गया था। तो ये कुछ अफगानिस्तान से रिलेटिव इंपॉर्टेंट फैक्ट है जहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं और ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम में रिपीट हो चुके हैं, जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। ये बार बार क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं क्योंकि ये क्वेश्चन आपके सामने भी आ सकते हैं, तो आपको इनके बारे में पता हो जाना चाहिए था। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, केरल का गठन कब हुआ था? तो ऐसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं राज्यों के गठन से रिलेटिव, आपसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं। जैसे क्वेश्चन पूछा गया है, केरल का गठन कब हुआ था? तो बात करें केरल के गठन की, तो केरल का गठन जो हुआ था 1956 में। 1956 में आपका केरल का गठन हुआ था, यानी ए विकल्प यहाँ पर आपका करेक्ट जवाब होगा। पहला विकल्प जिन बच्चों ने चुना है बिल्कुल सही चुना है, पहला विकल्प यहाँ पर आपका करेक्ट जवाब बन जाता है। बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण राज्य और उनके गठन के बारे में जहां से संबंधित अब तक आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं किसी ना किसी एग्जाम में। पहला है आपका आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के गठन की बात करें तो आंध्र प्रदेश का जो गठन हुआ था 1953 में आपका आंध्र प्रदेश का गठन हुआ था। बात करें सिक्किम की, तो सिक्किम का जो गठन हुआ था आपका 1975 में सिक्किम का गठन हुआ था। एसएससी जीडी 2024 वाला हाल ही में जो एग्जाम हुआ है उसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि सिक्किम का गठन कब हुआ था? सिक्किम का गठन आपका 1975 में हुआ था। बात करें गुजरात के गठन की, तो गुजरात का गठन जो हुआ 1960 में आपका गुजरात का गठन हुआ। मिजोरम की बात करें, मिजोरम का गठन आपका 1987 में हुआ। मिजोरम का गठन कब हुआ? मिजोरम का गठन 1987 में हुआ। महाराष्ट्र की बात करें, महाराष्ट्र का गठन कब हुआ? महाराष्ट्र का गठन 1960 में हुआ। कब हुआ? महाराष्ट्र का गठन 1960 में हुआ। महाराष्ट्र का गठन 1960 में हुआ। अरुणाचल प्रदेश की बात करें, अरुणाचल प्रदेश का गठन आपका 1987 में हुआ। कब हुआ? अरुणाचल प्रदेश का गठन कब हुआ? 1987 में हुआ। केरल का गठन की बात करें, केरल का गठन 1956 में हुआ। गोवा का गठन आपका 1987 में हुआ। बात करें नागालैंड के गठन की, नागालैंड का गठन आपका 1900 कब हुआ था? नागालैंड का गठन आपका 1963 में हुआ। उत्तराखंड का गठन जो हुआ था आपका 2000 में हुआ था। हरियाणा की बात करें 1966 में हुआ। छत्तीसगढ़ का गठन कब हुआ? तो 2000 में छत्तीसगढ़ का गठन हुआ था। कर्नाटक के गठन की बात करें 1956 में हुआ।
झारखंड का गठन आपका 2000 में हुआ, हिमाचल प्रदेश का गठन आपका जो हुआ था 1971 में हुआ, और तेलंगाना का गठन आपका 2014 में हुआ। तो ये कुछ महत्वपूर्ण राज्य दिए गए हैं और इनके गठन से संबंधित आपसे क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है, क्योंकि इसमें हमने सभी वे राज्य लिए गए हैं जहाँ से अब तक आपके राज्यों के गठन से संबंधित राज्य पूछे गए थे। तो इनके बारे में आपको पता होना चाहिए, एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट पॉइंट बन जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, मेन रहीम रेखा किन दो देशों को जोड़ती है? तो इसमें थोड़ी सी टाइपिंग में मिस्टेक है। यहाँ पर रूस और किसे जोड़ती है? रूस और फिनलैंड को जोड़ती है, जो कि आपके ऑप्शन में नहीं दिया गया। तो आपको इसमें ऑप्शन रूस और फिनलैंड आपको ध्यान रखना है। मेन रहीम रेखा जो होती है किसके बीच? तो रूस और फिनलैंड, रूस और फिनलैंड, रूस और फिनलैंड। कुछ बच्चे कह रहे होंगे ऐसी भी कोई रेखा है क्या? ऐसी भी कोई रेखा है क्या? क्योंकि उन्होंने आज तक पढ़ा नहीं, उन्होंने पढ़ा है बस डूरंट रेखा, रेडक्लिफ रेखा, मैकमोहन रेखा। तो कुछ इंपॉर्टेंट रेखा के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ, जो आपने अभी तक सोचा ना होगा, जिनके बारे में समझा ना होगा, और आपको आपको अभी तक ये रेखा देखने को भी नहीं मिली होंगी। तो बढ़ते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में। जैसे पहली है आपकी ड्यूरंट लाइन या ड्यूरंट रेखा। तो ड्यूरंट रेखा आपकी किन दो देशों के बीच है? तो ये रेखा आपकी पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच है। बात करते हैं हिंडसबर्ग को कहाँ पर है? ये रेखा कहाँ पर है? आपकी जर्मनी और पोलैंड। कौन से देश के बीच है? जर्मनी और पोलैंड का सीमा साझा कराती है। सीगाफ्रीड, सीगाफ्रीड रेखा, क्या आपने कभी पढ़ी है ये रेखा? तो जर्मनी और फ्रांस के बीच में है। कहाँ पर है? जर्मनी और फ्रांस के बीच में है। एनटीपीसी 2021 में क्वेश्चन सीबीटी 1 में क्वेश्चन पूछा गया था कि सीगाफ्रीड रेखा कहाँ पर है? जर्मनी और फ्रांस में है। बात करें रेड क्लिफ की, तो ये तो आपको सभी को पता होगा इसके बारे में, तो आपकी भारत और पाकिस्तान के बीच में स्थित है। मेजी नोट रेखा, कौन सी? मेजी नोट रेखा कहाँ पर है? जर्मनी और फ्रांस के बीच, या फ्रांस और जर्मनी के बीच। कहाँ पर है? जर्मनी या फ्रांस या जर्मनी के बीच। कर्जन रेखा की बात करें, कर्जन रेखा, कर्जन रेखा, क्या आपने ये रेखा पढ़ी है? पोलैंड और रूस के बीच। पर्पल रेखा, पर्पल रेखा कहाँ पर है? इजराइल और आपकी सीरिया के बीच। मेडिसिन लाइन कहाँ पर है? कर्नाटक और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच। तो मेरे प्यारे साथियों, इन रेखाओं के बारे में भी आपको पता होना चाहिए, ना कि इनके बारे में रेड क्लिफ रेखा के बारे में, ड्यूरंट रेखा के बारे में, मैकमोहन रेखा के बारे में, 49 डिग्री चैनल के बारे में। ये कुछ महत्वपूर्ण आपकी रेखा है जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए, क्योंकि रेलवे में ये सभी रेखाएं आपसे पूछ ली गई हैं किसी न किसी एग्जाम में। तो आपको जो है कुछ ज़्यादा पढ़कर जाना होगा, क्योंकि सभी बच्चों को 3 से 4 रेखाओं के बारे में ही पता होता है। तो आपको उनसे कुछ तो ज़्यादा सीख कर जाना होगा, जब तो आपको रेलवे में सेलेक्ट करेंगे, जब तो आप एक आरपीएफ के जवान बनेंगे। तो मेरे प्यारे साथियों, इन रेखाओं के बारे में आपको पता होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछा जाने लगा है, बहुत डीप से क्वेश्चन अब पूछे जाने लगे हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, रक्त का थक्का न जमना किसकी कमी के कारण होता है? बताइए, क्वेश्चन पूछा गया है, रक्त का थक्का न जमना किसकी कमी के कारण होता है? बताइए, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो बात करें रक्त का थक्का न जमना, तो ये किसकी कमी के कारण होता है? तो रक्त का थक्का न जमना ये आपका विटामिन के की कमी के कारण होता है। किसकी कमी के कारण? विटामिन के की कमी के कारण होता है, यानी सी विकल्प यहाँ पर आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। बात करते हैं उनसे संबंधित, जो आपके विटामिन से संबंधित रोग हैं उनको तो सभी याद कर लेते हैं, मगर इनके जो रासायनिक नाम या वैज्ञानिक नाम हैं उनको याद नहीं कर पाते, उनको बार बार भूल जाते हैं। तो बात करते हैं रासायनिक नामों के बारे में, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को तो मिलते हैं, मगर इनको बच्चे भूल बहुत जाते हैं। जैसे बात करें विटामिन ए के रासायनिक नाम की, तो विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है? विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है आपका रेटिनोल। रेटिनोल। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है? विटामिन ए का रासायनिक नाम हो जाएगा रेटिनोल। बात करें विटामिन बी 1 की, तो विटामिन बी 1 का रासायनिक नाम क्या होता है? थाइमीन आपका विटामिन बी 1 का रासायनिक नाम होता है। थाइमीन विटामिन बी 1 का रासायनिक नाम होता है। विटामिन बी 2 की बात करें, तो विटामिन बी 2 का रासायनिक नाम क्या होता है? राइबोफ्लोविन। राइबोफ्लोविन क्या होता है? विटामिन बी 2 का रासायनिक नाम राइबोफ्लोविन। विटामिन बी 2 का रासायनिक नाम राइबोफ्लोविन। विटामिन बी 7 की बात करें, तो विटामिन बी 7 का रासायनिक नाम क्या होता है? बायोटीन। बायोटीन। विटामिन बी 7 का नाम बायोटीन। हाथों हाथ याद कीजिएगा, ना कि आने वाले कल के बारे में सोचिएगा, जल्दी से जल्दी ने याद करते चले। विटामिन बी 9 की बात करें, विटामिन बी 9 का नाम रासायनिक नाम तो फोलिक एसिड। क्या?
फोलिक एसिड। विटामिन सी की बात करें, विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कर्बिक एसिड। विटामिन डी का कैल्सीफेरोल। विटामिन डी का रासायनिक नाम या वैज्ञानिक नाम विटामिन डी का कैल्सीफेरोल। विटामिन ई की बात करें, टोकोफेरोल। क्या होगा? विटामिन ई का टोकोफेरोल। विटामिन के का फिलोवा क्विनोन। क्या होता है? विटामिन के का। एक बार फिर से देखेंगे क्योंकि आपको याद करना है। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनोल। विटामिन बी का रासायनिक नाम थाइमिन। विटामिन बी 2 का रासायनिक नाम राइबोफ्लोविन। विटामिन 7 का नाम बायोटीन। विटामिन बी 9 का नाम फोलिक एसिड। विटामिन सी का नाम एस्कर्बिक अम्ल। विटामिन डी का नाम आपका कैल्सीफेरोल। विटामिन ई का नाम टोकोफेरोल और विटामिन डी का नाम फिलोक्विनोन। आपको इन रासायनिक नामों के बारे में संबंधित आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और विटामिन आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है, क्योंकि 100% यहाँ आपको विटामिन से संबंधित आपको एक क्वेश्चन आपकी परीक्षा में देखने को जरूर मिलेगा। 100% मैं विटामिन से संबंधित एक क्वेश्चन आने की गारंटी ले सकता हूँ। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का भाग 4 का एक किससे संबंधित है? अभी तक जो बात कर ली है हमने भारतीय संविधान की आपकी अनुसूचियों के बारे में बात कर ली है, भारतीय संविधान के आर्टिकलों के बारे में बात की है, मगर भाग से संबंधित हमने अभी तक किसी भी वीडियो में बात नहीं की है, तो भाग हम इस वीडियो में लेकर आए हैं। क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग भाग 4 के ए से संबंधित है? तो भाग 4 के ए से संबंधित क्या है? मौलिक कर्तव्य है। मौलिक कर्तव्य आपके भाग 4 के ए में दिए गए हैं, यानी सी विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब होगा। सी विकल्प जिन बच्चों ने चुना है बिल्कुल सही चुना है, सी विकल्प आपका करेक्ट जवाब हो जाता है। बात करते हैं भारतीय संविधान के कुछ महत्वपूर्ण भागों के बारे में, जहां से आपको पता होना चाहिए। अगर आप भी किसी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको इन भागों के बारे में पता होना चाहिए। जैसे पहला भाग किससे संबंधित है? संघ और उसका क्षेत्र। संघ और उसका क्षेत्र जो विवरण करता है, पहले भाग की विवरण करता है। बात करें भाग 2 की, तो भाग 2 में क्या दिया गया है? भाग 2 में आपका नागरिकता। भाग 2 की बात करें, भाग 2 में क्या है? भाग 2 में आपकी नागरिकता दी गई है। भाग 3 की बात करें, भाग 3 में क्या है? तो भाग 3 में आपके मौलिक अधिकार दिए गए हैं। भाग 3 में क्या है? भाग 3 में आपके मौलिक अधिकार दिए गए हैं। भाग 4 की बात करें, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस में है? राज्य के जो नीति निर्देशक सिद्धांत में है आपके भाग 4 के अंतर्गत आते हैं। वहीं पर भाग 5 की बात करें, संघ और आपका क्या है? भाग 5 में क्या है? संघ है। भाग 6 की बात कर लें, आपके राज्य हैं। भाग 6 में क्या है? राज्य है। भाग 7 की बात करें तो पहली अनुसूची के भाग बी में राज्य है। जो पहली अनुसूची के भाग में है वे राज्य है। भाग 8 की बात करें तो केंद्र शासित प्रदेश आपको दिए गए हैं और भाग 9 की बात करें तो पंचायतें इसमें आपको दी गई हैं। तो ये भारतीय संविधान के कुछ महत्वपूर्ण भाग दिए गए हैं जहाँ से क्वेश्चन आपसे आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो मेरे प्यारे साथियों, आज के जो सभी क्वेश्चन थे आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड थे, गोल्डन थे, जहां से क्वेश्चन आपको अक्सर आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। और सभी टॉपिक हमने इसमें ऐसे लिए गए हैं, ऐसा भी हो सकता है हमने इसमें जितने क्वेश्चन कराए हैं सभी से आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, सभी से आपको एक एक क्वेश्चन पूछा जाए। कुछ इसमें महत्वपूर्ण टॉपिक थे जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। जैसे एक तो यही था सिगफ्रीड रेखा, तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। जर्मनी और फ्रांस के बीच में है। विटामिन से संबंधित ये आपसे पता होना चाहिए। विटामिन सी का रासायनिक नाम बहुत पूछा जाता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कर्बिक अम्ल होता है। और भी बात करें तो इसमें जो आपसे पूछा जा सकता है, आपका जो सबसे ज़्यादा पूछा गया है अब तक जो सबसे ज़्यादा पूछा गया है उत्तराखंड का पूछा गया है कि उत्तराखंड का गठन कब हुआ था, और गोवा राज्य का गठन आपका 1987 में। दोनों के बारे में आपको पता होना चाहिए। पता तो आपको सभी के बारे में पता होना चाहिए आपको, मगर इनके बारे में आज़ादी कब हुई थी अफगानिस्तान की, ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो मेरे प्यारे साथियों, आज के जो सभी क्वेश्चन थे सेलेक्टेड थे, इंपॉर्टेंट थे, गोल्डन थे, जहाँ से क्वेश्चन आपको आपके एग्जाम में 100% यहाँ से क्वेश्चन देखने को बन सकता है। सभी टॉपिक सेलेक्टेड थे। मेरे प्यारे साथियों, वीडियो अच्छी लगी वो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर भी करें। मेरे प्यारे साथियों, चैनल को सब्सक्राइब करने में आपका किसी भी प्रकार का कोई पैसा नहीं जाता। बस हमारी मेहनत को देखकर एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो।